कल्पना कीजिए आप एक ट्रॉली चला रहे हैं, रफ्तार 60 मील प्रति घंटा और ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके हैं। सामने पटरी पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं। हाँ, और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। अब जानते हैं, अगर ट्रॉली सीधी गई तो उन 5 की जान जाना तय है। तभी आपकी नजर दाईं ओर एक दूसरी पटरी पर जाती है। उसपे सिर्फ एक मजदूर है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, एक पल और एक फैसला। 5 जिंदगियां या एक? ये एक ऐसा सवाल है जो पहले बार में एक सीधा साधा गणित लगता है। 5 एक से ज्यादा है तो फैसला आसान होना चाहिए। बिल्कुल। और जब ये सवाल लोगों से पूछा जाता है तो ज्यादातर का जवाब यही होता है कि ट्रॉली को मोड़ दो, एक की जान देके 5 को बचा लो। सुनने में तो ये फैसला बिल्कुल तार्किक लगता है, लेकिन यहीं से मतलब नैतिकता का वो उलझावा जाल शुरू होता है जहाँ से निकलना उतना आसान नहीं। लॉजिक एंड द एथिक्स ऑफ चॉइस नाम का एक लेख है जो इस दुविधा के अलग अलग पहलुओं को सामने रखता है। और हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा लगने वाला सवाल जब थोड़ा सा बदल दिया जाता है तो हमारे नैतिक फैसले पूरी तरह से पलट जाते हैं। हम देखेंगे कि एक सच्ची ऐतिहासिक घटना में ये दुविधा हकीकत बनकर सामने आई थी। चलिए उसी दृश्य पर वापस लौटते हैं, लेकिन इस बार कहानी में एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अच्छा? अब भी वही ट्रॉली है, वही रफ्तार और वही 5 मजदूर जो खतरे में हैं। लेकिन इस बार आप ड्राइवर नहीं हैं। तो फिर? आप पटरी के ऊपर बने एक पुल पर खड़े एक दर्शक हैं। आपके हाथ में कोई स्टीयरिंग या स्विच नहीं है, आप एक तरह से बेबस हैं। लेकिन शायद नहीं। आपके ठीक बगल में एक भारी भरकम अजनबी व्यक्ति खड़ा है जो रेलिंग से झुककर नीचे देख रहा है। और आप एक पल में हिसाब लगाते हैं, अगर आप उसे एक धक्का दे दें तो उसका वजन इतना है कि वो नीचे गिरकर ट्रॉली को रोक देगा। वो आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वो 5 लोग बच जाएंगे। गणित अब भी वही है, एक के बदले 5 जाने। हाँ, पर यहाँ बात पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। ट्रॉली को मोड़ना एक बात है, लेकिन किसी इंसान को अपने हाथों से धक्का देना, ये तो सीधे कत्ल जैसा महसूस होता है। सही बात है। भले ही गणित वही हो, पर एहसास पूरी तरह अलग है। यहाँ आकर लगभग हर किसी के हाथ रुक जाते हैं, कोई भी उसे धक्का देने के लिए तैयार नहीं होता। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों? जो पहले परिदृश्य में सही लग रहा था, वो दूसरे में इतना घोर गलत क्यों लगने लगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस दुविधा का केंद्र है। और यहीं पर नैतिकता को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। पहली सोच है परिणामवादी सोच, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। अच्छा। ये विचारधारा कहती है कि किसी भी काम की नैतिकता सिर्फ और सिर्फ उसके परिणाम पर निर्भर करती है। अगर आपके फैसले से ज्यादा लोगों की भलाई होती है तो वो काम नैतिक रूप से सही है। मतलब अंत भला तो सब भला। पहली ट्रॉली वाली समस्या में ज्यादातर लोग यही तर्क अपनाते हैं, 5 जाने बचाना 1 जान लेने से ज्यादा बड़ा भला है। बिल्कुल। 19वीं सदी के दार्शनिक थे जेरेमी बेंथम, वो इसी विचार के बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता एक तरह का हिसाब किताब है। हिसाब किताब? हाँ, हर फैसले को सुख और दुख के तराजू पर तौलना चाहिए। जिस पलड़े में ज्यादा सुख या कम दुख हो, वही रास्ता सही है। उनके लिए भावनाएं या सिद्धांत उतने मायने नहीं रखते थे जितना कि ठोस नतीजा। तो उनके नजरिए से देखें तो पुल पर खड़े व्यक्ति को धक्का देना भी तार्किक रूप से सही होना चाहिए। हाँ, उनके नजरिए से तो सही होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ठंडा और बेरहम लगता है। अगर हम सिर्फ नतीजों को देखें तो उसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करना जायज है। सही सवाल है। और इसीलिए दूसरी विचारधारा सामने आती है, नैतिक कर्तव्य की सोच, डियोंटोलॉजी। और ये क्या कहती है? ये कहती है कि कुछ काम अपने आप में ही गलत होते हैं, चाहे उनका नतीजा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेना, उसे अपनी मंशा पूरी करने के लिए एक साधन या वस्तु की तरह इस्तेमाल करना, एक ऐसा ही काम है। हाँ, ये एक ऐसी नैतिक सीमा का उल्लंघन है जिसे किसी भी अच्छे परिणाम के लिए पार नहीं किया जाना चाहिए। पुल वाले मामले में यही सोच हमें उस व्यक्ति को धक्का देने से रोकती है। तो ये एक सीधी टक्कर है, नतीजा बनाम सिद्धांत। बिल्कुल। ये तो पटरियों और पुलों की काल्पनिक दुनिया हुई। क्या असल जिंदगी में भी ये दुविधाएं इतनी ही साफ साफ दिखती हैं जैसे शायद किसी डॉक्टर के सामने ऑपरेशन थिएटर में? बिल्कुल। चिकित्सा जगत में ये टकराव रोज देखने को मिलता है।
मान लीजिए आप एक इमरजेंसी रूम में डॉक्टर हैं। एक बड़ी दुर्घटना के बाद 6 मरीज लाए जाते हैं। ठीक है। 5 को मध्यम चोटें हैं और आप उन्हें आसानी से 1 घंटे के अंदर बचा सकते हैं। 6ठे मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उसे बचाने में आपका पूरा दिन लग जाएगा। और अगर आप उस एक गंभीर मरीज को बचाने में लगते हैं तो बाकी 5 मर जाएंगे। यहाँ भी ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि डॉक्टर को उन 5 लोगों को बचाना चाहिए। ये फिर से वही परिणामवादी सोच जैसा लगता है। एक के बजाय 5 जिंदगियां बचाना ज्यादा तार्किक है। सही कहा। लेकिन अब इसी अस्पताल का एक और दृश्य सोचिए। आप एक बेहतरीन ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आपके पास 5 मरीज हैं जो मौत के कगार पर हैं। और उन्हें अलग अलग अंगों की जरूरत है। हाँ, किसी को दिल, किसी को लिवर, किसी को किडनी। उसी समय अस्पताल के दूसरे कमरे में एक पूरी तरह स्वस्थ नौजवान एक मामूली चेकअप के लिए आया है और सो रहा है। तो क्या आप उस स्वस्थ व्यक्ति को मारकर उसके अंगों से उन 5 लोगों को बचा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ये सोचकर भी डर लगता है। ये ठीक उस पुल वाले व्यक्ति की तरह है। गणित तो वही है। हाँ, गणित वही है। 1 के बदले 5 जाने, लेकिन किसी निर्दोष सोते हुए व्यक्ति की जान लेना, ये एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। सही। ये दिखाता है कि हम सिर्फ परिणामों का हिसाब नहीं लगाते। हमारे लिए कर्म का इरादा और तरीका भी उतना ही मायने रखता है। हम किसी इंसान को दूसरों को बचाने के लिए महज एक अंगों के स्रोत की तरह नहीं देख सकते। और ये सिर्फ एक दार्शनिक बहस या काल्पनिक सवाल नहीं है। इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब लोगों को ऐसे ही भयानक फैसले लेने पड़े। अच्छा। 19वीं सदी की एक सच्ची समुद्री घटना है जो इस दुविधा को कल्पना के दायरे से निकालकर हकीकत की कठोर जमीन पर ले आती है। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी। 1884 में मैग्नीनॉट नाम का एक जहाज दक्षिण अटलांटिक में डूब गया। 4 लोग एक छोटी सी लाइफ बोट पर बचने में कामयाब रहे। कप्तान टॉम गेटली, उनके 2 साथी और एक 17 साल का कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर। और उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। खाने के लिए सिर्फ शलजम के 2 डिब्बे थे और पीने का कोई साफ पानी नहीं। 19 दिन तक वे समुद्र में भटकते रहे। भूख और प्यास से उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। और वो जो 17 साल का लड़का था रिचर्ड पार्कर, उसने मना करने के बावजूद समंदर का खारा पानी पी लिया था, जिससे वो और बीमार पड़ गया होगा। हाँ, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और लगभग मौत के करीब पहुंच गया। बाकी तीनों को लगा कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं खाया तो वे भी मर जाएंगे। तब कप्तान डडली ने एक भयानक प्रस्ताव रखा। क्या? कि वे पार्कर को मार डालें ताकि वे उसका खून पीकर और शरीर खाकर जिंदा रह सके। और उन्होंने ऐसा किया? हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। उस लड़के को मारकर वे तीनों कुछ और दिन जिंदा रह पाए, जब तक कि एक जहाज ने उन्हें बचा नहीं लिया। लेकिन जब वे वापस इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें नायक की तरह नहीं बल्कि कातिल की तरह देखा गया और उन पर कत्ल का मुकदमा चला। तो अदालत में क्या हुआ? उनके वकीलों ने जरूर ये तर्क दिया होगा कि ये जीने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। बचाव पक्ष ने कहा कि यह मजबूरी का सिद्धांत था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो चारों मर जाते। ये 1 के बदले 3 को बचाने का मामला था। एक दुखद लेकिन जरूरी फैसला। हाँ, उनका यही कहना था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया, कत्ल होता है। किसी निर्दोष की जान लेना किसी भी हाल में सही नहीं हो सकता, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। उनका तर्क भी सही लगता है। अगर हम ऐसी मजबूरी को मान्यता दे दें तो कोई भी किसी को मारने के लिए अपनी मजबूरी का बहाना बना सकता है। यही दलील दी गई। तो अदालत ने क्या फैसला सुनाया? क्या उन्होंने मजबूरी के सिद्धांत को माना? नहीं, अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी पाया। जज का तर्क था कि अगर हम मजबूरी को कत्ल का बहाना मानने लगे तो समाज का नैतिक ताना बाना ही बिखर जाएगा। लेकिन फिर उनका हुआ क्या? जनता की सहानुभूति उन नाविकों के साथ थी। लोग उनकी परिस्थिति की कल्पना कर सकते थे। इस वजह से उनकी मौत की सजा को बाद में घटाकर सिर्फ 6 महीने की कैद कर दिया गया। ये घटना दिखाती है कि कानून की नजर में जो सही है और समाज की नजर में जो नैतिक है, उसमें भी कभी-कभी गहरा टकराव हो सकता है। बिल्कुल। ये कहानी इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाती है। तो इन सभी कहानियों से ट्रॉली, पुल, डॉक्टर और वो नाविक, हम किन बुनियादी सवालों तक पहुंचते हैं? ये कहानियां हमें 3 बड़े और असहज करने वाले सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। पहला सवाल, क्या नैतिकता सिर्फ सुख और दुख का एक गणितीय हिसाब है? मतलब क्या हम बस ये तौल सकते हैं कि किस काम से ज्यादा खुशी मिलेगी या कम दुख होगा और उसी आधार पर फैसला ले लें, जैसा कि बेंथम की परिणामवादी सोच कहती है? हाँ। अगर ऐसा है तो उस केबिन बॉय को मारना नैतिक रूप से सही था।
लेकिन ये सुनने में ही बहुत गलत लगता है। तो फिर दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल सहमति की भूमिका के बारे में है। क्या सहमति या लॉटरी जैसा कोई तरीका किसी की जान लेने जैसे काम को नैतिक रूप से सही ठहरा सकता है? जैसे अगर उस नाव पर मौजूद सभी लोग पहले से सहमत होते कि सबसे कमजोर व्यक्ति को कुर्बान कर दिया जाए, या वे ड्रॉ निकालते कि किसे मरना है, तो क्या यह कत्ल नहीं कहलाता? यही सवाल है। ये एक बहुत ही जटिल विचार है। और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा होगा कि सहमति में ऐसी क्या खास बात है। हाँ, तीसरा और सबसे गहरा सवाल यही है, सहमति में इतनी नैतिक ताकत क्यों होती है? क्यों एक ही काम जब सहमति के बिना किया जाए तो घोर अपराध होता है, लेकिन सहमति के साथ करने पर नैतिक रूप से स्वीकार्य या कम से कम गलत हो जाता है? ये हमें दार्शनिक इमैनुअल कांट की दुनिया में ले जाता है। बिल्कुल, कांट का मानना था कि इंसान की गरिमा सर्वोपरि है। हर इंसान अपने आप में एक लक्ष्य है, किसी दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने का साधन नहीं। जब आप किसी को पुल से धक्का देते हैं तो आप उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब कोई सहमति देता है तो वो अपनी स्वायत्तता, अपनी आजादी का प्रयोग कर रहा होता है। सही। इन सवालों के कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इन विचार प्रयोगों का असली मकसद भी है। ये हमें जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत बताते हैं, दर्शन शास्त्र का काम हमें दिलासा देना नहीं, बल्कि हमें असहज करना है। जो चीजें हमें बहुत जानी पहचानी और सीधी लगती हैं, वो उन्हें अजनबी और जटिल बना देता है। ये हमारे आरामदेह विश्वासों पर सवाल खड़े करता है ताकि हम ज्यादा गहराई से सोच सकें। और एक बार जब हमारी सोच इस तरह से बदल जाती है तो वो कभी पहले जैसी नहीं रहती। ये हमें दुनिया को और अपने फैसलों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। यही दर्शन का खतरा है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अंत में ये समझना जरूरी है कि ये सवाल ट्रॉली या समुद्र में फंसे जहाजों के बारे में नहीं है। ये सवाल सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है। ये सवाल हम सबके हैं और हमारे अपने रोजमर्रा के फैसलों के हैं। सही बात है। ये दुविधा काल्पनिक लग सकती है, लेकिन परिणाम और सिद्धांत के बीच का ये टकराव हम सब अपनी जिंदगी में हर रोज देखते हैं, छोटे और बड़े फैसलों में। सच है, जब हम कोई सफेद झूठ बोलते हैं ताकि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, तो हम यही तो कर रहे हैं। हम एक बेहतर परिणाम के लिए सच बोलने के सिद्धांत को तोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कोई कंपनी मुनाफा बढ़ाने के लिए पर्यावरण के नियमों में थोड़ी ढील देती है, तो वो भी परिणाम को सिद्धांत पर तरजीह दे रही है। ये हर जगह है। तो हम इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। जब आपका कोई निजी नैतिक सिद्धांत, जिसे आप सही मानते हैं, किसी ऐसे परिणाम से टकराता है जो ऊपर से देखने में बेहतर या ज्यादा तार्किक लगता है, तो आप कौन सी पटरी चुनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना पड़ता है।